हमारी की सारी क्लासेस यूट्यूब पर भी स्ट्रीम होती है, तो जो बच्चे यूट्यूब को देखना चाहते हैं बाद में आप जाकर के यूट्यूब पे द सेम कंटेंट को देख सकते हैं। तो एक सबसे पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि नेशनल इमरजेंसी को इन्फ्लुएंस करता है। अब देखिए इमरजेंसी का जो प्रोविज़न इंडिया में है उसके लिए थोड़ा सा कंडीशन है, उस कंडीशन को हम देखते हैं। आपके सामने यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस दिख रहा होगा, आप इसको जानते होंगे, इसे संसद भवन कहते हैं। जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड कंटेंट होती है, साथ में इमरजेंसी की बातें होती है, यहीं पे जो अपर हाउस और लोअर हाउस होता है उसमें डिस्कस किया जाता है। अब इमरजेंसी का प्रोविजन जो है वो कैसा है, वो भारतीय संविधान में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपातकाल का प्रावधान। देखिए आपातकाल हिंदुस्तान में जो लगाया गया था वो अलग अलग समय में लगाया गया था। 1975 के टाइम में इंदिरा गांधी के टाइम में लगाया गया था। उसके बाद और भी अलग अलग टाइम हुआ जिस टाइम में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पीएम टेल्स वर्कर टू डेस्ड फ्रॉम स्ट्राइक ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के अलग अलग प्रावधान के जितने भी अखबार की कटिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। देश में आपातकाल जो सबसे पहले लगाया गया था वो 1962 के टाइम से लेकर के 68 के टाइम तक लगाया गया था। वो मैं सब कुछ आपको क्लियर करने वाला हूँ। साथ में जो सबसे लंबा 21 महीने का आपातकाल लगा था 1975 से लेकर 1977 तक इंदिरा गांधी के टाइम में, हम लोग उस पर भी बातें करने वाले हैं। लेकिन आपको यह जान करके बहुत आश्चर्य लगेगा कि हमारे हिंदुस्तान के ऐसा डेमोक्रेटिक कंट्री में आपातकाल की ज़रूरत क्यों पड़ गई, क्या ऐसा कारण हुआ जो हिंदुस्तान में आपातकाल को लाया गया। तो जिस समय में संविधान सभा की बैठक हो रही थी उस समय में जो संविधान सभा के प्रमुख मेंबर्स हुआ करते थे उन्होंने एक कंडीशन को लाया था कि जिसकी आपातकाल नाम का एक देश में कंटेंट को लाया जाएगा। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक न्यूज़पेपर का कटिंग देख रहे हैं। ये सबसे पहला न्यूज़पेपर है जो प्रेसिडेंट प्रोक्लेम्स नेशनल इमरजेंसी। इसमें प्रेसिडेंट साहब जो सबसे पहली बार प्रोक्लेम किए थे, उद्घोषणा किए थे नेशनल इमरजेंसी की, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। इस कटिंग को आपको बस एक बार बताने के लिए है कि देख लीजिए, इमरजेंसी पढ़ रहे हैं तो इमरजेंसी की जो कंडीशन थी उसको न्यूज़पेपर में भी इस प्रकार से पब्लिश किया गया था। यहाँ पे आप इंदिरा गांधी को देख रहे हैं, यहाँ पे वो भाषण दे रही हैं। इस भाषण में जो भी चीज़ें वो बोली होंगी वो आपातकाल से रिलेटेड होगा, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं भारतीय संविधान में आपातकाल के प्रावधान क्या क्या हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं जिसके कारण आपातकाल लग सकता है। चलिए देख को बताते हैं। हिंदुस्तान में जो कॉलोनियल टाइम्स का शुरुआत हुआ था, जिस टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई थी, तो वो हिंदुस्तान के लोगों को दमन कर रही थी। वो उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशराइजेशन के रख रही थी, उनको ठीक से जीने नहीं दे रही थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले तो हिंदुस्तान को संपूर्ण रूप से तोड़ ही दिया था। लेकिन जब हिंदुस्तान में जब कॉन्स्टिट्यूशन संविधान सभा की बैठक हो रही थी, संविधान को कॉन्स्टिट्यूएंट करने की बातें चल रही थी, तो उस समय बहुत बड़े बड़े जो हिंदुस्तान के लोग हुआ करते थे उन्होंने आपातकाल के बारे में बहुत सारी बातें कही थी। लेकिन कॉलोनियल टाइम से इस चीज़ की शुरुआत है कि जो भी पावरफुल कंट्री होता है या फिर जो भी पावरफुल व्यक्ति होता है, शक्तिशाली व्यक्ति होता है, चाहे कोई शक्तिशाली साम्राज्य होता है, वह अपने से कमज़ोर लोगों के ऊपर क्या करता है, तो हिंसा करता है, वो उनको दबा के रखता है। तो लोगों का ये चीज़ मानना था कि आपातकाल क्यों लाया जाएगा, आपातकाल किस परिस्थिति में लाया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉलोनियल पीरियड था जिस समय में लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने दमन किया था। तो चलिए कॉलोनियल रूल सबसे पहले तो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर ही दिया था। लेकिन जिस समय संविधान सभा की बैठक हुई थी, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं यह एक मीटिंग का टाइम था जिस समय में संविधान सभा की एक बैठक करी गई थी, जिसमें यह बताया गया था, नेहरू साहब ने इस चीज़ को कहा था कि एक कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा बनाया जाएगा जो सबसे बृहद कॉन्स्टिट्यूशन होगा पूरे वर्ल्ड में। साथ साथ में जितने भी मुल्क हैं जो सबसे बेहतरीन होंगे वहाँ से अच्छी अच्छी चीज़ों को लेकर के एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कराया जाएगा जो देश हित के लिए और देश के साथ साथ में देश के लोगों के लिए की भी हित में काम आ सकेगा। तो इस चीज़ का जब संविधान सभा में बैठक हुआ था, तो जब नेशनल इमरजेंसी का प्रोविज़न लाया गया था, तो नेशनल इमरजेंसी के प्रोविज़न जब लाए गए थे तो उस समय बहुत सारे लोग उसका खंडन किए थे। एक ज्ञान प्रकाश नाम के एक बहुत फेमस राइटर हैं जिन्होंने अपनी किताब डेमोक्रेसी इन इमरजेंसी इन मॉडर्न इंडिया में कहा था कि अगर नेशनल इमरजेंसी को नहीं लाया जाए किसी मुल्क में, तो हो सकता है कोई शक्तिशाली व्यक्ति, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जिस प्रकार से लोगों के ऊपर दबाव डाल करके उनको बर्बाद कर दिया था, उस प्रकार से कोई एक व्यक्ति या कोई नेता या फिर कोई एक फलाना पार्टी भी चाहे तो देश को बर्बाद कर सकती है। या फिर कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे मुल्क वाले भी
मतलब शक्तियों का अपना इस्तेमाल करके किसी भी कंट्री को फिर से अपने कब्जे में कर लेंगे। देखिए, इस बात की चर्चा यहीं पे नहीं खत्म हुई। एक और भी बहुत बड़े जो पॉलिटिकल नेता थे जिनका नाम था एच.वी. कामत। इन्होंने ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन जो था उसको ये कहा कि ये जो आपातकाल का प्रोविज़न को लाया जा रहा है, ये जर्मनी के वेइमर कॉन्स्टिट्यूशन जैसा है, जो कि अपना पावर, एक्चुअली इमरजेंसी का प्रोविज़न आते ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। तो उस पावर को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने कहा कि ये जो आप नेशनल इमरजेंसी की परिस्थिति को ला रहे हैं, ये अच्छा नहीं होगा। वैसे मैक्सिमम लोग थे जो भी टॉप मोस्ट के ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स हुआ करते थे, वो वो इमरजेंसी के प्रोविज़न के खिलाफ ही थे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जैसे कि नेहरू, अंबेडकर, ये सब इनको इमरजेंसी को बहुत ही इंपॉर्टेंट मान रहे थे, क्योंकि उनका यह चीज़ मानना था कि इमरजेंसी क्या करेगी कि शक्तियों का जो आवंटन होगा वह एक ऐसे आदमी के पास, बागडोर के पास चली जाएगी जो उसका सही में उसका उपयोग कर सकेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ, इस चीज़ को हम लोग जानते हैं अलग अलग जो हमारे ल्यूरेट्स हैं, ज्ञानी, उनके हिसाब से। सबसे पहले भीमराव रामजी अंबेडकर के शब्दों में जो बातें कही गई थी मैं उसको आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर बाय द वे हिंदुस्तान में अगर नेशनल इमरजेंसी का प्रोविज़न को नहीं लाया जाएगा, और अगर लाया जाएगा तो उसका प्रॉस और कॉन्स, अच्छाई और बुराई क्या होगा। सबसे पहली बात, इमरजेंसी का होना सेंट्रल पावर को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा मजबूत बना देता है। इसमें क्या होता है कि जो भी स्टेट में या फिर जो भी प्रोविंस में इमरजेंसी को लागू कराया जा रहा है वह संपूर्ण रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑथेंटिकेशन में आ जाती है, मतलब उसके कंट्रोल में आ जाती है। इससे हो सकता है कि जो मतलब जो हमारा आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है लिबर्टी, वो चीज़ छीन सकती है। तो इन चीज़ों के वो फेवर में तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी का प्रोविज़न लाना इंपॉर्टेंट है। फिर सरदार वल्लभ भाई, इनका विचारधारा थोड़ी सी अलग थी। इन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान में देश ही नहीं रहेगा तो व्यक्ति किस काम का रहेगा, मतलब सबसे पहले हमारी देश की सुरक्षा है। देश की सुरक्षा नहीं रहेगी तो देश के लोग कैसे ढंग से रह सकेंगे। इसीलिए इनका यह मानना था कि सबसे पहले सर्वप्रथम हमारे देश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारा देश होना चाहिए, उसके बाद देश के लोग। इसीलिए इनका भी ये मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी का प्रोविज़न लाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद के मुंशी, ये भी एक बहुत अच्छे ल्यूरेट थे। इन्होंने कहा कि अगर हम इमरजेंसी के प्रोविज़न को नहीं लाते हैं तो उस केस में क्या होगा कि देश में अलगाव आने लगेगा। छोटे छोटे राज्य जो रहेंगे वो अपने राज्य का बंटवारा की घोषणा करने लगेंगे। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। बात उस समय की है जिस समय में खालिस्तान की डिमांड करी गई थी इंदिरा गांधी के समय में, कि कहा गया था कि पंजाब से एक प्रांत अलग कर दिया जाएगा जिसको खालिस्तान बनाया जाएगा। तो उस केस में ही, उसी केस के टाइम से इमरजेंसी को लगाया, मतलब इंदिरा गांधी के टाइम का इमरजेंसी लगाया गया था। वो मांग के कारण हिंदुस्तान हो सकता था टुकड़ों टुकड़ों में बंटने की परिस्थिति आ जाती, तो इमरजेंसी लगाया गया था। तो कन्हैयालाल एम मुंशी इस बात का वो मतलब फेवर में थे, लेकिन इन्होंने भी इस चीज़ को थोड़ा सा असंवैधानिक कहा था। लेकिन बात जहाँ तक घूम करके आए, दुनिया के एक बहुत ही फेमस व्यक्ति विंस्टन चर्चिल, इन्होंने कहा कि आप तो कंट्री को, हिंदुस्तान को आज़ाद कर लिए हो, आपका हाल में ही हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है और अभी आप इमरजेंसी की टॉपिक को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड कर रहे हो। ये कंट्री ज़्यादा दिन तक आज़ाद नहीं रह पाएगा, गणतंत्र नहीं रह पाएगा। इनका ये चीज़ मानना था और इन्होंने एक बार चैलेंज भी करके दे दिया था कि हिंदुस्तान की जनसत्ता जो होगी वो फिर से किसी बड़े शक्ति के हाथ में चली जाएगी, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान को चलाने वाले लोग अच्छे नहीं हैं। देखो, इनका जो मानना था, इन्होंने अपने विचारधाराओं को लाया था। सच्चाई क्या थी वो आज पता चल रहा है। आज हमारा हिंदुस्तान मतलब उच्च कोटि का मुल्क बन चुका है, डेवलपमेंट भी अच्छी है। हमारे यहाँ का जो संविधान है दुनिया में सबसे बेहतरीन संविधान माना जाता है। और याद रखिएगा, हमारे हिंदुस्तान का संविधान अलग अलग मुल्कों के संविधान की सबसे गुणवत्ता वाली चीज़ों को निकाल करके बनाया गया है। इसीलिए जब अच्छी अच्छी चीज़ों को निकाल करके एक विशिष्ट तरीके की चीज़ बनाई जाती है तो वो सर्वोपरि होता है। इसीलिए हिंदुस्तान के सभी लोगों से एक आग्रह है कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन का आदर करें, क्योंकि वह उच्च कोटि की एक ऐसी किताब है जो नियम कानून से भरी हुई है और वह एक असली हिंदुस्तान को,
हिंदुस्तानी बनाता है। तो चलिए हम लोग आगे कंटेंट को शुरू करते हैं, और उस कंटेंट को शुरू करने से पहले मैं आपसे बता देता हूं, प्लीज़ हमारे चैनल यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ये कंटेंट आपको वहाँ भी ज़रूर मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं इमरजेंसी का प्रोविज़न को। तो द इमरजेंसी प्रोविज़न ऑफ फॉर इंडिया आर मेंशन्ड इन द पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 352 टू 360। मतलब कहने का कि भारत के लिए आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक किया गया है। तो आप लोग इस चीज को याद रखिए कि भाग 18 352 से लेकर के 360 तक किस चीज का उल्लेख किया गया है? इमरजेंसी की प्रोविजन का उल्लेख किया गया है। हिंदुस्तान में जितने भी अलग अलग राज्य हैं, अभी तक देखा जाए तो अलग अलग राज्यों में कुल 124 बार स्टेट में इमरजेंसी लगाया, इम्पोज किया जा चुका है। आपको ये बात जान के बहुत बड़ी आश्चर्य की बात होगी कि हमारे कंट्री में सबसे एक छोटा सा यहाँ पर स्टेट है मणिपुर, उसमें अभी तक 10 बार स्टेट इमरजेंसी लगाया जा चुका है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में 9 बार लगाया गया है, और बिहार में उसके बाद हमारा उसके बाद हमारा पंजाब में लगाया गया है 9 बार, एंड देन आफ्टर हमारा क्या आता है? बिहार आता है। तो सबसे ज़्यादा बार पूरे हिंदुस्तान में जो इमरजेंसी लगाई गई है वो कहाँ लगाई गई है? स्टेट इमरजेंसी, तो वो लगाई है हमारी गई मणिपुर में। बिहार में अभी तक कितने बार लगी है? तो 8 बार लगी है। ये बात याद करने के लिए है। इस वाले फाइल की PDF आपको क्लास खत्म होने के बाद, मतलब जिस दिन हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी, आपको दे दी जाएगी। अब यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं रीजन फॉर इमर्जिंग प्रोविजंस इन इंडिया, मतलब भारत में आपातकालीन प्रावधानों के क्या कारण हैं। दीज इमरजेंसी यहाँ पे हम आपको हिंदी में ही बता देते हैं। ये आपातकालीन प्रावधान देश की संप्रभुता। अब देखिए किसी मुल्क में इमरजेंसी क्यों लगाया जाएगा? भाई इमरजेंसी ऐसे ही तो नहीं लगाया जा सकता है। अब इमरजेंसी वर्ड बहुत ही टफ वर्ड है। जैसे कि हम लोग जानते हैं ना कि इमरजेंसी वार्ड हॉस्पिटल में होता है, वो कब होता है? जिस समय में कोई व्यक्ति, कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा घायल हो गया रहता है या फिर उसकी जान जाते रहती है, उस समय उसे इमरजेंसी वार्ड में चला जाता है। तो कोई कंट्री कब इमरजेंसी अपने अंदर लागू करेगा या फिर कोई स्टेट कब इमरजेंसी मोड में चला जाएगा, यह तब होगा जब उसकी स्थिति बद से बदतर हो जाए। मतलब इमरजेंसी तब लगाया जाएगा जब देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा की बारी आ जाएगी। मतलब आप इस चीज को एक अन्य शब्द में समझिएगा, अगर देश में संप्रभुता की कमी होने लगे, एक दूसरे में लोग लड़ाई करने लगे, एक मोहल्ला दूसरे मोहल्ले से लड़ने लगे, एक राज्य के लोग दूसरे राज्य से लड़ने लगे, उस केस में भी लग सकता है। हिंदुस्तान एकता का प्रतीक है, याद रखिएगा। तो अगर एकता अखंडता में जाने लगी, जाति धर्म की बात आने लगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में राइट होने लगे, उस केस में भी अखंडता, देखिए देश को अखंड रखना है, मतलब कॉग्नेट, एकल होना चाहिए। या फिर सुरक्षा आंतरिक कारण से भी हो सकता है, बाह्य कारण से भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जब भी ये सब बातें आएंगी और इस सबों के ऊपर थोड़ा सा भी आंच आएगा, तो देश में या फिर राज्य में इमरजेंसी की घोषणा करी जा सकती है। आपको मैं बता देता हूँ, आर्टिकल 352 के तहत हम लोग इस चीज को पढ़ते हैं। संविधान की 3 आपात स्थितियों का उल्लेख किया गया है। अब देखोगे देयर आर 3 इमरजेंसीज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है हमारा, उसमें आप ध्यान से पढ़ोगे तो 3 प्रकार की विशिष्ट आपातकालीन बातों को कहा, आपातकालीन के प्रावधान को डाला गया है। देखिए हम लोग फंडामेंटल राइट को पहले आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि जिस समय में किसी कंट्री में या फिर किसी स्टेट में इमरजेंसी लगाया जाता है, तो उस समय में हमारा फंडामेंटल राइट खुद ब खुद खत्म हो जाता है। जितनी भी फंडामेंटल राइट्स होती हैं, जितने हमारे हैं, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 30 के बीच में जो भी हमारे फंडामेंटल राइट हैं, वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। तो एक बात समझने वाली है यहाँ पर कि आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट है वो इमरजेंसी के समय में क्यों हटा दिया जाता है। देखिए इमरजेंसी एक ऐसी परिस्थिति होती है जिस समय मुल्क या फिर राज्य ऑलरेडी अपने न्यूनतम बिंदु पे जा चुका है, वह ऑलरेडी मरने की स्थिति पे जा चुका है, उसको बचाने के लिए इमरजेंसी वार्ड में उसको ले जाया गया है। तो अगर कोई मुल्क या राज्य ही नहीं रहेगा तो वहां के लोग क्या करेंगे? लोग किस काम के रहेंगे? तो लोग तभी रह पाएंगे जब देश हो। अब एक बात आप सोचो इस चीज को कि आप ही नहीं रहोगे तो आपके हर्ट को बचा करके क्या किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति है
उसके आंख को बचा ले और उसका पूरा बॉडी मर जाए तो किस काम का रहेगा, कोई काम का ही नहीं रहेगा। इसीलिए सबसे पहले हमारा बॉडी सर्वोपरि है, मुल्क सर्वोपरि है, राज्य सर्वोपरि है, उसके बाद राज्य के लोग सर्वोपरि बनते हैं। इसीलिए हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो बी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हम भारत के देश के नागरिकों के लिए है, न कि किसी राज्य के लिए। सबसे पहले राज्य सुरक्षित हो, हमारा देश सुरक्षित हो, उसके बाद ही हम सुरक्षित होंगे। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स उस समय में निष्क्रिय कर दिया जाता है जिस समय किसी मुल्क में इमरजेंसी लगाई जाती है। तो यहां पे हम शॉर्ट में आपको सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स बता दे रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है परीक्षा के लिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हम लोग इमरजेंसी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इस चार्ट को भी देख लेते हैं। शॉर्ट में आपको बताता हूं, आर्टिकल 12 क्या होता है, राज्यों के बारे में हमको बताता है। आर्टिकल 13 क्या बताता है, तो लॉज इन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ये वहां के नीति निर्देशों को बताता है। फिर आता है हमारा राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और 18 ये समता का अधिकार बताता है कि लॉ के सामने में, विधि के सामने में हर व्यक्ति बराबर होगा। उसके बाद आर्टिकल 15 हमें बताता है कि धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, साथ में महिला पुरुष इसके नाम पे या जगह के नाम पे किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 16 ये बताता है कि हर व्यक्ति के पास अपॉर्चुनिटी रहेगी देश में कहीं भी जाकर के एम्प्लॉयमेंट, रोजगार करने की। आर्टिकल 17 बताता है अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत को मतलब हटाने के बताता है, एबोलेट करता है। उसके बाद आर्टिकल 18 हमारा बताता है एबोलिशन ऑफ टाइटल। टाइटल मतलब जैसे कि कोई आदमी बोलते हैं ना, वो है ठाकुर, वो है फलां, वो है राजा, वो है महाराजा, महाराजा धीराज, ये सब टाइटल आप नहीं ले सकते हैं। ये सब हमारे राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत आता है। मतलब हिंदुस्तान के जितने भी व्यक्ति रहेंगे वह विधि के सामने में, साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशन के सामने में समान रहेंगे। द नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम, मतलब आज़ादी का अधिकार। आर्टिकल 19 के अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार की अलग अलग आर्टिकल और सब आर्टिकल को पढ़ते हैं, जिसमें कौन कौन सा आता है। सबसे पहला आता है हमारा बोलने का अधिकार। देखो आपको मैं एक चीज बताता हूं, इमरजेंसी के टाइम में क्यों इन आर्टिकलों को हटा दिया जाता है। देखिए जब देश में इमरजेंसी अगर बाय द वे लगा हुआ है, किस कारण से, तो लोगों के बीच में उपद्रव होने लगा था उसमें, तो कोई आदमी बोलेगा कि मैं जाकर के भाषण दूंगा और भाषण में चाहूंगा कि मैं चीजों को ठीक करूं, मैं देश के या फिर लोगों के विरोध में या उनके फेवर में बोलना चाहूंगा, तो उस केस में परिस्थिति और बदतर हो सकती है। इसीलिए हमारे जितने फंडामेंटल राइट होते हैं एफआर, उसको खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद हमारा आता है एसोसिएशन। आर्टिकल 19। ओके, ये मेरी सीरी बीच में बोलने लगी थी, प्लीज एक्सक्यूज हियर। उसके बाद सबसे पहला क्या आता है, एसोसिएशन। वो चाहे तो एक गठबंधन बना सकते हैं, एक कम्युनिटी बना सकते हैं। उसके बाद कोऑपरेटिव, सहकारिता का वो निर्माण कर सकते हैं। रिसाइड, कहीं भी रह सकते हैं। मूव, कहीं भी जा सकते हैं। और प्रोफेशन, किसी भी काम को कर सकते हैं। मोदी जी कहते हैं ना चाय बेचना शुरू कर दे, तो भैया वही राइट टू फ्रीडम के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि भैया देश का लोग अब क्या करेगा, पढ़ाई लिखाई कर करके, विश्वास कीजिए हम लोग 4-5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेहनत कर करके हालत खराब हो चुकी है, फिर भी वो बोलते हैं चाय बेचने के लिए, वो बोलते हैं राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग जाइए, कोई भी प्रोफेशन आप बेचिए, कचरी बेचिए, बड़ी बेचिए। तो ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है, आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 20 हमारा क्या आता है, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ ऑफेंसेस। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का गलत काम कर लेता है और उसको अगर पकड़ लिया जाता है, तो आर्टिकल 20 के अंतर्गत वो जाकर के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपना याचना दे सकता है सामान्य रूप से। आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। आपको पता होना चाहिए हिंदुस्तान में सबसे महत्वपूर्ण ये आता है, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, मतलब जहां अपने खुद की रक्षा के लिए लोग गवर्नमेंट के पास भी जा सकते हैं और गवर्नमेंट से याचना भी कर सकते हैं। साथ में अपनी लिबर्टी, अपनी आजादी, मतलब कि कोई आदमी चाहे तो किसी भी जाति धर्म के लोग से शादी कर सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी इंटरकास्ट में शादी करने का, तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आप जाकर के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचना दे सकते हैं और उसके लिए आपको प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ गवर्नमेंट प्रोवाइड कराएगी और इस चीज का वो सर्टिनिटी भी देगी कि आपको वो सुरक्षित रख सकती है। उसके बाद आता है आर्टिकल 21 का ए, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है बच्चों। ये क्वेश्चन बीपीएससी के प्रीवियस में आ चुका है। ये राइट टू एजुकेशन की जो भी बच्चे होंगे शुरू से लेकर के कहां तक, 12th तक, उनको एजुकेशन मुफ्त में प्रोवाइड कराई जाएगी। ये हमारा अधिकार है, समझिए। तो ये हमारा फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है।
आर्टिकल 21 है हमारा एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन बताता है। आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर पुलिस वाला आपको पकड़ लेता है, देखो एक बात बताते हैं, बहुत सारी चीज़ आप लोगों को नहीं पता होगा, जो भी हमारे क्लासरूम के बच्चे हैं, पुलिस याद रखिएगा हमारी सुरक्षा के लिए है, वो हमें टॉर्चर नहीं कर सकता है। आप आर्टिकल 22 को लेकर के हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में किसी भी विशिष्ट प्रकार के पदाधिकारी के लेकर के आप उन पे कंप्लेन कर सकते हो। आर्टिकल 22 जो हमारा फंडामेंटल राइट है, उसका अगर बाई द वे कोई अवहेलना करता है या फिर उसका कोई आपके फंडामेंटल राइट को कोई रोक रहा है, तोड़ रहा है, तो आप उसके लिए जाकर के कोर्ट में भी अपील कर सकते हो। तो कोई अगर बाय द वे पुलिस वाला आपको अरेस्ट कर लेता है या डिटेन कर देता है, तो उस केस में आपको 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में पेशी करना एकदम अनिवार्य हो जाएगा। लेकिन फिर मैं आपको बताता हूं, आईपीसी अलग अलग चीज होती है, इंडियन पेनल कोड वह चीज हमारे फंडामेंटल राइट्स को संपूर्ण रूप से तोड़ देता है, छिन्न भिन्न कर देता है। क्योंकि आईपीसी के धारा में यह बात मेंशन किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर अरेस्ट किया जा सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन होती है कि 24 घंटे के अंदर उसको जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल का कोर्ट है वहां पे पेश करना इंपॉर्टेंट होता है। भविष्य में मैं आपको बहुत चीज़ के लिए गाइड करते चाहूँगा, बहुत सारी आईपीसी को भी आपको बताऊंगा कि अगर आपको पुलिस वाला पकड़ लेता है, बेमतलब का टॉर्चर करता है, तो आप उसको कैसे डरा सकते हो और आसानी से आप उसको डरा सकते हो। अगर आप पढ़े लिखे रहोगे ना, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स साथ में अमेंडमेंट्स आईपीसी याद रहेगा ना, तो वो उसकी मुंह आपके सामने नहीं खुल सकती, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। बस यही बात है, दिल से पढ़ना पड़ेगा। अगर पढ़ लीजिएगा ना, तो आप भी एक अच्छे नागरिक के रूप में देश की सेवा कर सकते हैं। आगे आता है हमारा, ये तो हमारा हुआ फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार। उसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। मतलब क्या? एक्सप्लॉइट करना, जैसे कि आर्टिकल 23 करता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हो आप। मतलब ये चीज़ थोड़ा समझने वाली है, ध्यान से समझिएगा। जितने भी मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कंट्री होते हैं, वहाँ पर हिंदुस्तान से लोगों को नौकर बना के ले जाया जाता है, औरतों को गलत काम करने के लिए ले जाया जाता है। तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 23 है, जो किसी को फोर्स लेबर, मतलब कि अगर कोई कम उम्र का बच्चा है, वो भी लेबर, उनको भी मजबूरी में जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता है, या फिर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से काम नहीं करना चाह रहा है तो आप उसको प्रेशर देके काम नहीं करा सकते हैं। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होता है, इसमें पुरुष और महिला दोनों मतलब इसमें आ सकते हैं। कि तो महिला लोगों को भी ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा पहले हुआ करती थी, मिडिल ईस्ट और यूरोप भेज दिया जाता था नौकर की तरह काम करने के लिए, गलत काम करने के लिए। तो उसके लिए आर्टिकल 23 बनाया गया था। उसके बाद है आर्टिकल 24 प्रोहिबिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्री, कि बड़े बड़े कल कारखानाओं में बच्चों को कार्य नहीं करने दिया जाएगा, ये आर्टिकल 24 में है। तो ये एक्सप्लॉइटेशन वाला है, मतलब बर्बाद करने, मतलब आपके पास इतना अधिकार है कि आपको कोई बर्बाद कर रहा हो तो आप उसके अगेंस्ट जाकर के कोर्ट में कह सकते हैं। हमेशा ध्यान में रखिएगा, हिंदुस्तान में सबसे ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आता है, और कॉन्स्टिट्यूशन की एक अंग जो है जिसको हम लोग कहते हैं जुडिशियरी, वो है एक ऐसी चीज़ है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, ना कि वो प्रेसिडेंट के भी कंट्रोल में नहीं है, वो एक अलग इकाई है। इसीलिए याद रखिएगा, जुडिशियरी एक बार बोल देती है कि जो किसान बिल था उसको वापस कर लिया जाए, तो लास्ट में बीजेपी सरकार को उसको वापस करना ही पड़ा। तो ये बिल के लिए जो पास कराया गया था, जो किसान भाई लोग लड़ रहे थे जितने, वो सबको पूरी की पूरी आज़ादी जो मिली है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के कारण मिली है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता। देखिए हिंदुस्तान, याद रखिएगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सभी लोगों का है। हिंदुस्तान किसी फलाना का जाति, फलाना धर्म के व्यक्ति का नहीं है। जाति धर्म जो नाम की चीज़ है, उस चीज़ को हम हिंदुस्तान के लोग, जो नेता लोग हैं, उस चीज़ वो इन सब चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। तो आप लोग से एक छोटी सी गुजारिश है बच्चों, कि जाति धर्म की जब भी बात आए तो उसको खंडन कीजिएगा, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और जो इंसान कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ रहेगा वो जाति धर्म, छोटा बड़ा मतलब जो अनटचेबिलिटी होती है, किसी को नीचा समझना, ये सब चीज़ वो लोग नहीं करते हैं। तो सबसे पहला क्या आता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइज ऑफ फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। कोई व्यक्ति का मन कर रहा है दुर्गा पूजा करने का, वो कर सकता है। कोई व्यक्ति को मन कर रहा है मस्जिद में नमाज पढ़ने का, हिंदुस्तान का कोई व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, वो जाके पूजा कर सकता है, अपना इबादत कर सकता है। मुझे आज मन कर जाए क्रिश्चियन के चर्च में जाकर के पूजा करने का, पूजा इबादत करने का, मुझे कोई नहीं रख सकता है, क्योंकि आर्टिकल 25 के अंतर्गत इस चीज़ को क्लियर लिखा गया है
कि ये फ्री पोजीशन है, मैं जहां चाहूं जिस धर्म को चाहूं अपना सकता हूं, उसका पालन कर सकता हूं। नेक्स्ट है हमारा फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। कोई भी व्यक्ति चाहे तो धर्म कर्म कांड कहीं भी कर सकते हैं। हिंदुस्तान में बहुत सारा चीज याद रखिएगा, चीजें बदल गई हैं। जैसे कि आपको बता देता हूं, हर साल दुर्गा पूजा, छठ, ईद, बकरीद, क्रिश्चियन का जो होता है बड़ा दिन, साथ में सिख लोग का हमारा आता है गुरु पूर्णिमा, ये सब के लिए वो लोग चाहें तो एक जगह जुट सकते हैं और क्या कर सकते हैं, वो मैनेज कर सकते हैं, मतलब 4 दिन 5 दिन का पर्व सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसके लिए आर्टिकल 27 में इस चीज का प्रावधान है। आर्टिकल 27 क्या कहता है? फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन इन्फॉर्मेशन ऑफ रिलीजन। कोई भी मंदिर रहेगा, कोई भी मस्जिद रहेगा, कोई भी गुरुद्वारा रहेगा, कोई भी चर्च रहेगा, वहां पे आने वाला दान का कोई टैक्स गवर्नमेंट नहीं लेगी। ये चीज हमारे आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है? 27 के अंतर्गत आता है। इसलिए हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंदिर, सबसे महंगा मंदिर और सबसे ज्यादा पैसे वाला मंदिर कहाँ है, वो आपको जवाब देना है। आप हमारे आंसर वाले की में भी, जो यहाँ चैट सेक्शन है वहां भी दे सकते हैं, और हमारे आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम के ग्रुप में भी आप बता सकते हैं कि हिंदुस्तान का सबसे जो धनी मंदिर है वो कहाँ स्थित है और उसका नाम क्या है। वैसे मैं लास्ट में इसका जवाब दे दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 28, ध्यान दीजिएगा इसको। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्शिप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब क्या कहा गया है, ये वाला भी एक आज़ादी ही है, जिसमें यह कहा गया है कि किसी भी धर्म कर्म के बारे में चाहे तो एक अटेंडेंट मतलब क्या होता है, एक व्यक्ति जाकर के धर्म कर्म का प्रचार, मुल्क के किसी भी कोने में किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है। धर्म के प्रचार के लिए कोई भी बंदिशें नहीं होगी। ये आर्टिकल 28 के अंतर्गत है। देखिए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हिंदुस्तान में होने के पीछे बहुत बड़ा कारण है कि हिंदुस्तान जो है वो मल्टी क्रीड, मल्टी कास्ट, मल्टी धर्म का कंट्री है। इसमें हर धर्म के लोग आपको मिलेंगे और हर धर्म की फीलिंग्स को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपने फंडामेंटल राइट के अंतर्गत प्रिजर्व करके, सुरक्षित करके रखता है। नेक्स्ट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कहने का अर्थ क्या? प्रोटेक्शन जो भी माइनॉरिटीज होंगे। माइनॉरिटीज कहने का अर्थ मतलब होता है जो हमारे 4 इंपॉर्टेंट क्रीड्स हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इसमें कुछ लोग ऐसे कास्ट के हैं जो लोग माइनॉरिटीज होते हैं, इनको विशिष्ट प्रकार का प्रावधान दिया जाएगा। आर्टिकल 30 क्या कहता है? एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन होगा उसमें माइनॉरिटीज को ज़्यादा प्रोपोगेट किया जाएगा, उनको ज़्यादा महत्वता दी जाएगी। तो ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बनता है। और आर्टिकल 32 जो हमारा है, ये क्या कहता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज होगा, रेमेडीज कहने का अर्थ होता है वैसी इकाई जिनमें उन चीज़ों का प्रोटेक्शन के लिए, मतलब एवव दिए हुए जितने चीज़ हैं इनके प्रोटेक्शन के लिए वहाँ पे बातें की हुई है। इनकी भी सुरक्षा करना है कि कोई आदमी कल को आ जाए ऐसा बोल रहे हैं कि भैया ह्यूमन जो फोर्स लेबर है आप इसको शुरू कर दीजिए हिंदुस्तान में, हम चाहते हैं कि 2-4 नौकर रखें और 2-4 नौकर रख के उससे काम करवाएं। तो इन चीज़ों को प्रोटेक्शन ऊपर से नीचे तक जितने भी यहाँ पर हमारे आर्टिकल्स हैं इनको प्रोटेक्शन दिया जा सके, इसके लिए ये सुपर पावर का प्रोटेक्शन बनाया गया है। समझो तो ऊपर के जितने भी हैं 12 से लेकर के 30 तक इनको प्रोटेक्ट आर्टिकल 32 करता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट कंटेंट को समझते हैं। वैसे हम लोग पढ़ रहे हैं इमरजेंसी में हमारे एफपी मतलब फंडामेंटल राइट्स को भी पढ़ना है, इसीलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया है। देखिए, सबसे पहला जो हमारा आता है वो है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको हम लोग नेशनल इमरजेंसी के भी नाम से जानते हैं। देखिए, नेशनल इमरजेंसी जो लगाया गया था वो अलग समय में लगा था, जिसमें सबसे पहले चाइना का हिंदुस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें लगाया गया था, जिसमें क्या हुआ कि प्रेसिडेंट साहब ने क्या कहा था, हिंदुस्तान में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी थी, क्योंकि बगल का जो मुल्क है हमारा चाइना, वो हिंदुस्तान पे चढ़ाई कर दिया था। उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं, फिर उसके बाद क्या हुआ था, यहाँ पे एक और नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी जिसमें पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हो गया था। तो उन सभी के बाद हमारी जो पीएम थी, आप इनको बढ़िया से जानते होंगे, इंदिरा गांधी, इन्होंने इस नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कराई थी। उसके बाद आता है हमारा, देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये महिला, देखो ये महिला बहुत ही शक्तिशाली महिला थी। लोग कहते हैं ना महिला कमजोर होती है, बहुत सारे लोगों का विचार है, वो बोलते हैं डायरेक्ट इधर महिला तो कमजोर होती है। मैं आपको बता देता हूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत एक महिला ही होती है, चाहे वो माँ के रूप में हो,
चाहे वो बहन के रूप में हो, हमारी स्टूडेंट के रूप में हो, हमारी वाइफ के रूप में हो, ये मैटर नहीं करता है बच्चों। याद रखिएगा, आप जिन लोगों के मति में भ्रम जा चुका है कि महिलाएं कमजोर होती है, आज से उस भ्रम को अपने दिमाग से हटा लीजिए। महिला कहीं से कमजोर नहीं होती है, हम पुरुष ही महिला को कमजोर बना देते हैं, उसको नीचा दिखा करके। अब देखिए, फिजिकली कमजोर है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो मेंटली भी कमजोर है? ऐसा नहीं है। तो इस भ्रम में मत रहिएगा। तो ये बहुत ही जज्बे वाली महिला थी, याद रखिएगा। जो सिख लोग डिमांड कर रहे थे ना, किस चीज की, खालिस्तान बना दीजिए, तो उन्होंने ऐसा खालिस्तान बनाया ना कि आपको पता होना चाहिए, स्वर्ण मंदिर जो है उसमें खून की नदियां बहवा दी थी। इसके लिए इनकी बहुत निंदा भी करी गई थी। लेकिन याद रखना है इस चीज को कि अगर किसी आदमी की निंदा करी जा रही है तो वो निंदा कम लोगों के द्वारा की जाती है, उनको फेवर करने वाले लोग बहुत ज्यादा होते हैं। तो बहुत अच्छी महिला थी, एक बात याद रखिएगा। देश के कल्याण में इन लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। अभी कंगना रनौत मैम ने बहुत बड़ी बात कह दी थी, मैं उस बात को नहीं बताना चाहूंगा, तो ये गलत बात है। आप किसी का फेवर इतना मत लेने लीजिए कि आप उसका नाम जपते जपते आप उसके मतलब तलवा चाटने वाले बन जाइए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो इन लोगों का भी देश के उत्थान में बहुत बड़ा योगदान है। हिंदुस्तान की आज़ादी में एक धर्म एक जाति वाले लोग नहीं, हिंदुस्तान के जो पूरा हिंदुस्तान था, जिसमें आज हमारा पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, वो सब हिस्सा बना था। लेकिन कुछ ऐसा प्रोपोगेंडा चल गया शुरुआत के कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद, जिसमें कि किसी एक व्यक्ति को पीएम नहीं बनाया गया, जिसके कारण सारी समस्या आई कि पाकिस्तान का डिमांड कर दिया गया। फिर पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान बना। फिर पाकिस्तान की भी आज़ादी का पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, उसकी भी आज़ादी का श्रेय हमारे इन्हीं मैडम को जाता है, याद रखिएगा। बहुत ही रिस्पेक्टेड वुमेन है ये। और हाँ, तिरुवनंत में सबसे रिच में, हाँ हाँ, यस, पद्म स्वामी मंदिर, यस आपने सही बोला संगम, यही हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंदिर है और इससे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाता है। लेकिन जितने भी पैसे आते हैं उसका लेखा जोखा आयकर विभाग के पास रहता है, लेकिन टैक्स नहीं लिया जाता है। देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट है हमारा स्टेट इमरजेंसी। अब स्टेट इमरजेंसी को हम लोग समझते हैं। देखिए, हिंदुस्तान में स्टेट इमरजेंसी उस समय में लगा दिया जाता है जब इस चीज के बारे में थोड़ा सा भी शक हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को हो जाता है कि अगर इस राज्य में इमरजेंसी नहीं लगाया जाएगा तो वहां पे जो कंडीशंस होती है प्रोटेक्शन की, साथ साथ में वहां जो कंडीशन होती है राइट्स होने की, वो सब ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब कि स्टेट के प्रोटेक्शन के लिए स्टेट में इमरजेंसी लगाती है। स्टेट में इमरजेंसी कौन लगवाता है? तो गवर्नर होता है, वो प्रेसिडेंट को चिट्ठी लिखता है, वो एक मतलब एग्रीमेंट भेजता है कि क्या आप इस एग्रीमेंट को पास कीजिएगा जिसके कारण मैं इस फला राज्य में इमरजेंसी का प्रावधान ला सकता हूँ। तो ये चीज़ का काम याद रखिएगा। सबसे पहले जो गवर्नर होते हैं वो प्रेसिडेंट को इस चीज़ के लिए बोलते हैं, एक अमेंडमेंट कर रहे हैं, एक उनके लिए एक चिट्ठी भेजते हैं जो कि एक बिल होता है, जिसको कि जब सदन में पास कर दिया जाता है, गवर्नर का उसके ऊपर गवर्नमेंट करें, प्रेसिडेंट का उसके ऊपर मुहर लग जाता है, उसके बाद किसी भी स्टेट में इमरजेंसी लगाया जाता है। तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा इमरजेंसी कहाँ लगा है बच्चों? तो वो है मणिपुर में लगा है। आप इसको याद में रखिएगा। नेक्स्ट है फिनेंशियल इमरजेंसी। फिनेंशियल इमरजेंसी के बारे में आपको बता देता हूँ। कोविड-19 का जब इम्पैक्ट आया था, वैसे हिंदुस्तान में आज तक फिनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। हिंदुस्तान, याद रखिएगा, आपको बता देता हूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना ना हिंदुस्तान की माँ और बहन के पास है। अगर वो सारा सोना दे दे अगर हिंदुस्तान के गवर्नमेंट को, तो दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व हिंदुस्तान के पास रहेगा। ये बात एक फैक्ट है। हिंदुस्तान में जितनी भी बहन होती हैं, माँ होती हैं, उनको शादी के समय में उनके परिवार से बहुत ज़्यादा गोल्ड मिलता है। तो आप याद रखना कि जितने भी, अगर आप हिंदुस्तान की माँ बहन हैं तो याद रखना आप बहुत अमीर हो, बहुत लकी हो कि इस हिंदुस्तान जैसे पाक पवित्र देश में आपका जन्म हुआ है। तो मैं बता देता हूँ, हिंदुस्तान में फिनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी है, लेकिन बीजेपी की सरकार में 2019 के कोविड-19 के टाइम में सदन में इस चीज़ का पास हुआ था, इस बारे में पास हुआ था कि संगम बोल रही है कोई नहीं देने वाला है। अरे छोटी, टेंशन मत लो, आप ना बीपीएस से निकाल करके जब आप एसडीएम बनिएगा ना, तो खुद से खुद के लिए खरीद लीजिएगा, किसी का देने के लिए आप इंतजार नहीं करोगी। गोल्ड सेट खरीदना, डायमंड सेट खरीदना, और बेशक अपने लिए खुद के लिए कहना, अरे कोई नहीं सब देगा, आप टेंशन मत लो, आप खुद से अपने लिए खरीदोगी, क्या टेंशन ले रही हो। चलो मैं कंटेंट पर आता हूँ। तो कोविड-19 का जिस टाइम में इम्पैक्ट आया था, तो बीजेपी गवर्नर के ने लोअर सदन में इस बारे में चर्चा चली थी कि देश में फिनेंशियल इमरजेंसी लगा दिया जाए। लेकिन क्या हुआ? कि हमारे हिंदुस्तान में
जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जो भी नवरत्न कंपनियां हैं हिंदुस्तान की, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया देश को प्रोटेक्ट करने में, और उन्होंने बहुत बड़ा फंड हिंदुस्तान के गवर्नमेंट को दिया। साथ में प्राइम मिनिस्टर का एक कोविड रिलीफ फंड भी जारी किया गया, जिसमें हिंदुस्तान के आम नागरिक जाकर के पैसे दे सकते थे। तो इस कारण से हिंदुस्तान में 2020 में फिनेंशियल इमरजेंसी लगते लगते बच गया। और याद रखना बाबू, अगर आपके कंट्री में फिनेंशियल इमरजेंसी लग गया तो हमारे कंट्री का जो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, वो घट जाएगा। दूसरी कंट्री हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देगी। फिनेंशियल इमरजेंसी लगने के कारण हमारे देश के जो सरकारी कार्यरत कर्मचारी होंगे उनकी सैलरी को काट लिया जाएगा। अगर फिनेंशियल इमरजेंसी देश में लग गई तो टैक्स जो होता है लोगों को ज़्यादा पे करना पड़ता है। जीएसटी जो है, जीएसटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर देश में फिनेंशियल इमरजेंसी लग जाए। तो याद रखना, आज जो आप पेट्रोल 100-105 रुपये का ले रहे हो वो 500 रुपये लीटर का हो जाएगा। चीनी जो आप 50 रुपये लीटर केजी ले रहे हो वो 200 रुपये 300 रुपये केजी हो जाएगा। इसीलिए भगवान से मनाना, अपने खुदा से मंगाना, जो क्राइस्ट से मनाना कि देश में फिनेंशियल इमरजेंसी नाम का इमरजेंसी न लगे। देखिए, नेशनल इमरजेंसी अगर दूसरा कंट्री हम पर हमला करेगा तो हमारे देश की जो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, वो उसका मुंह तोड़ जवाब दे देगी और ऐसा कर देगी कि दोबारा वो हिम्मत नहीं करेगा देश पे हमला करने का। स्टेट इमरजेंसी, देश के लोग अगर आपस में लड़ जाएं, किसान वाला जो रैली हुआ था उसमें लड़ाई जो हो गई थी, या फिर एनआरसी का बिल आया था, एनआरसी आपको पता होगा, जिसमें कहा जा रहा था कि मुस्लिम्स जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं वो हिंदुस्तान के नहीं है। पता नहीं कौन से कहाँ से ऐसे लोग आ जाते हैं भाई कि जज कर, जिनका उम्र नहीं हुआ है आज़ादी के, जितने साल हो गए हैं, वो बोलने लगते हैं कि फलाना जाति का लोग हिंदुस्तान का नहीं है। भाई आप किस ग्रह से आए हो भाई? मंगल ग्रह से आए हो क्या? या दक्षिण कोरिया वाले हो आप? उत्तरी कोरिया वाले हो आप? मतलब कुछ भी लोग बोल देते हैं। तो वो केस में स्टेट इमरजेंसी की कंडीशन आई थी और वो लगा भी दिया गया था कुछ स्टेट में, कुछ समय, थोड़े समय के लिए। लेकिन फिनेंशियल इमरजेंसी ना आज तक आई है। बस ऊपर वाले से मनाना कि कभी आए भी नहीं, क्योंकि सबसे खतरनाक फिनेंशियल इमरजेंसी होगी। हर चीज का रेट तिगुना चरगुना बढ़ जाएगा, टैक्सेस खत्म हो जाएगी। मैं आपको बताता हूं, लोग बोलते हैं ना पेट्रोल का दाम बढ़ गया है। अब आपको देखो, मैं बीजेपी का फॉलोअर नहीं हूं, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का फॉलोअर नहीं हूं। देखिए, हिंदुस्तान में कोविड-19 ऑलरेडी हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान दे चुका है। आपको पता होना चाहिए, एक कोविड की जो वैक्सीन आती है वो 400-500 रुपये में आती है और हिंदुस्तान की जनसंख्या 150 करोड़ है। अब आप खुद देख लो, ये सारा का सारा जो प्रेशर है वो किस सेंट्रल गवर्नमेंट पे जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा कहाँ से लाएगी? तो वो लोगों की ही ना जेब से लेगी। तो इसीलिए रेट जो बढ़ा है वो सही है। बस एक बात याद रखिएगा, कोई सरकार, कोई पार्टी गलत न करे हम लोगों के लिए। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसको ना खत्म कर दे। भैया नौकरी दीजिए, यही सब हम लोग उम्मीद करते हैं। संगम कह रही हैं सेंसेक्स, निफ्टी और शेयर बाजार ये सब क्या होता है, आप क्लियर कर देंगे। ओके, सेंसेक्स, निफ्टी, शेयर बाजार का प्रोटोकॉल्स कैसे होता है, इंटरनेशनल शेयर बाजार कैसे काम करता है, इस पर मैं जल्दी ही एक बेहतरीन क्लास लाने वाला हूं और इतने अच्छे से बता दूंगा कि आपको दोबारा न इंटरनेट पे, न कंप्यूटर पे, न आपको बुक में पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए हम लोग आगे कंटेंट को देखते हैं बच्चों। देखिए, हम लोग आज बात करने वाले हैं, अभी बात करने वाले हैं नेशनल इमरजेंसी के प्रोविंसेस के बारे में। ये क्लासेस हमारी कंटिन्यू रहेगी और अगले क्लास में भी हम लोग इसी इमरजेंसी को ही पढ़ेंगे। देखिए, आर्टिकल 352 जो है, ध्यान से पढ़िएगा सभी बच्चे लोग, कहीं भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हमसे 24/7 पूछ सकते हैं। देखिए, आर्टिकल 352 है, ये नेशनल इमरजेंसी को बतलाता है। नेशनल इमरजेंसी को अंग्रेजी हिंदी में हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। इट कैन बी इम्पोज्ड इन 3 कंडीशन। यह 3 विशिष्ट परिस्थितियों में लगाया जा सकता है। वो परिस्थिति क्या क्या है, देखो अभी से सब कुछ याद कर लीजिएगा आप। सबसे पहला, युद्ध की परिस्थिति में, अगर देश में युद्ध हो जाए। देश में युद्ध होने का मतलब क्या कि अगर बगल का मुल्क जैसे कि पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश इत्यादि हम पे कब्जा करने के लिए अपनी आर्मी को भेज दे, उस केस में क्या होगा, देश में नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर दी जाएगी। और नेशनल इमरजेंसी के लगते ही जो हमारा एफआर है, एफआर मतलब हो गया फंडामेंटल राइट, जैसे ही वो लगेगा फंडामेंटल राइट संपूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, क्योंकि देश खुद को प्रोटेक्शन मोड में ले लिया। तो देश खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो अभी आपका प्रोटेक्शन नहीं, जब देश बचेगा तब आप प्रोटेक्ट होइएगा। तो नेशनल इमरजेंसी जैसे ही लगेगा
युद्ध के केस में फंडामेंटल राइट खत्म। एक्सटर्नल एग्रीगेशन मतलब कोई बगल का कंट्री बोल दे क्या कि अब क्या करेंगे, हम आपके कंट्री से सटा हुआ एक बॉर्डर लाइन बना रहे हैं, वो बॉर्डर लाइन क्या रहेगा, तो उस बॉर्डर लाइन के पास अपनी गाड़ियां चलाएंगे, हवाई जहाज उड़वाएंगे, तो उस केस में भी लगाया जा सकता है। आर्म्ड रेबेलियन, जो आप लोगों को पता होगा ना, नक्सलवादी लोग होते हैं, अगर नक्सलवादी लोग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं किसी भी राज्य या किसी भी प्रदेश में, 2-4 राज्यों में, तो उस केस में भी मतलब नेशनल इमरजेंसी को लगाने का प्रावधान है। अब देखिए इसका एक नोट है, नोट को ध्यान से देखिएगा। आर्म्ड रेबेलियन वाज चेंज फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द शाह कमीशन। देखिए शाह कमीशन एक मतलब एक कमीशन था जिसमें यह कहा गया था कि आर्म्ड रेबेलियन जो होता है, मतलब हथियार लेके जो उग्रवादी लोग आ जाते हैं, आप इसको बदल करके इंटरनल डिस्टरबेंस कर दीजिए। क्योंकि आर्म्ड रेबेलियन में तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक व्यक्ति AK-47 लेकर के शहर में घूम जाए और 200-500 लोगों को मार दे, तो क्या उस केस में आप नेशनल इमरजेंसी डाल दीजिएगा? नहीं, तो उस केस में उसका नाम दिया जाएगा नेशनल मतलब क्या, इंटरनल डिस्टरबेंस, मतलब कि देश में उथल पुथल हो गया भैया, इसीलिए नेशनल इमरजेंसी लगा दिए। अब कहने का आगे क्या कहते हैं, टू अंडरस्टैंड नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल को अच्छे तरीके से समझने के लिए वी नीड टू एग्जामिन द 44th अमेंडमेंट, तो 44वां संविधान संशोधन को हमको जानना पड़ेगा। whose sole purpose was to put a check on such powers of the president, जो कि यह चीज बताता कि प्रेसिडेंट की जो विशिष्ट, प्रेसिडेंट के पास, जो हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट के पास जो विशिष्ट प्रकार की शक्तियां हैं, वो शक्तियां किस रूप में काम कर रही हैं। तो इसके लिए 44वां संविधान संशोधन लाया गया था, जो कि नेशनल इमरजेंसी में जो वर्ड था आर्म रेबेलियन, उसको हटा करके इंटरनल डिस्टर्बेंस मतलब आंतरिक अशांति के रूप में बदल दिया। अब क्या है, कैन ओनली बी प्रोक्लेम्ड ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द यूनियन कैबिनेट। अब देखिए कैबिनेट, जो कैबिनेट होगा, पीएम का जो मंत्रिमंडल होता है, दैट इज कॉल्ड कैबिनेट। तो सिर्फ पीएम बोल देंगे कि देश में नेशनल इमरजेंसी लगा दो, तो नहीं। देखिए हिंदुस्तान को जो कॉन्स्टिट्यूशन जो BR अम्बेडकर साहब और उनकी टीम ने बनाई थी, कुछ दिमाग लगा के, वैसे ही नहीं, दुनिया में नहीं, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा डिग्री, याद रखिएगा, BR अम्बेडकर के साहब के पास है। ऐसी ऐसी डिग्री है जो हिंदुस्तान के बड़े बड़े ज्ञानी के पास नहीं है। आपको ये बात याद रखिएगा, इंटरनेट पे कभी सर्च करके देखना कि उनको कौन कौन कंट्री के कौन कौन यूनिवर्सिटी से कैसी कैसी डिग्री मिली हुई है। कुछ तो ऐसी डिग्रियां हैं जो हिंदुस्तान, पूरे दुनिया में सिर्फ 50 लोगों को वो डिग्री दी गई है, उसमें हमारे अंबेडकर साहब भी आते हैं। इस चीज के लिए आप शान कीजिएगा कि एक पढ़ा लिखा, एक सबसे बेहतरीन आदमी ने अपने हाथों से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था। फिर भी लोग उनको गाली देते हैं, तो भाई पीठ पीछे तो गाली देने वालों की कमी नहीं होती है। मोदी को भी लोग पीठ पीछे गाली देते, लेकिन सामने में देके दिखाओ ना, फिर समझेंगे। तो एक तरीके से देखा जाए तो मैं आपको क्या बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री के पास ही, मतलब कैबिनेट का जो प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, उसी के पास शक्ति नहीं है कि वो बोल दे भैया नेशनल इमरजेंसी लगा तो लगा दिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है जब तक प्रधानमंत्री जाकर के डिसॉल्व्ड, जो हमारा लोअर हाउस और अपर हाउस, मतलब विधानसभा और राज्यसभा का जो डिसोल्यूशन होगा, मतलब जब एक साथ मीटिंग करेगी, वहां पर प्रधानमंत्री इस चीज को सामने रखेंगे कि देश के फला प्रांत में स्थिति बहुत ज्यादा बदतर हो गई है और वहां पर कुछ भी ऐसा समस्या आ रहा है, जैसे कि बाहरी आक्रमण हो गया है, विद्रोह हो गया या युद्ध की परिस्थिति हो गई है, यहां पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाए। तो जब हमेशा याद रखिए, 2/3 वोट कितना होगा, 2/3 सदन के लोगों की जितनी संख्या है उसके 2/3 से अगर पारित हो गया कि हाँ भाई लगा देना है, तो जो यूनियन कैबिनेट के मेंबर्स जो 2/3 होंगे, इन्हीं के वोट के बाद राज्य में नहीं, देश में नेशनल इमरजेंसी लगाया जा सकेगा। देखिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद नेशनल इमरजेंसी के बारे में हम लोग देखते हैं। हम लोग यहीं पर कंटेंट आज कंप्लीट करेंगे, आप इसको ध्यान से देखिएगा। द प्रेसिडेंट हाउएवर कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी ओनली आफ्टर रिसीविंग अ रिटन रिकमेंडेशन फ्रॉम द कैबिनेट। मतलब जो कैबिनेट होगा, राष्ट्रपति हालांकि कैबिनेट की लिखित सिफारिश प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। कैबिनेट के जितने मेंबर्स होंगे वो 2/3 होने चाहिए वोटिंग के संख्या में, और ये जितने 2 व्यक्ति होंगे ये लोग लिखित सिफारिश देंगे। किस चीज के लिए? राष्ट्र में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए। इसका अर्थ क्या है? दिस मीन्स दैट द इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर्ड ओनली ऑन द
concurrence of the cabinet and not merely on the advice of the prime minister। इसका कहने का यह अर्थ है कि केवल प्रधानमंत्री के सिर्फ बोलने और या फिर सलाह देने पर ही नहीं, बल्कि पूरी कैबिनेट की सहमति के बाद ही देश में आपातकाल लगाया जा सकेगा। बिना उसके पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान में जो शक्तियों का आवंटन किया गया है बहुत सोच समझ के किया गया है। देखिए, प्रेसिडेंट अमेरिका का बहुत पावरफुल होता है, एक बार बोल देगा कि भैया फलानवा कंट्री पे न्यूक्लियर बम कब फेंक दो, तो कोई उसके अगेंस्ट बोलने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम पावर होते हैं। उनके बाद जितने भी लोग होते हैं, सलाहकार वगैरह होते हैं, वो लोग सिर्फ उनके असिस्टेंट के रूप में काम करते हैं। मेन जो शक्ति होता है प्रेसिडेंट के पास होती है। लेकिन हिंदुस्तान में भी प्रेसिडेंट के पास कोई शक्ति उक्ति नहीं होता है, बस वो सिग्नेचर करने और मोहर मारने के काम आते हैं। नाम मात्र के वो पावरफुल व्यक्ति होते हैं, वो होते नहीं हैं। फिर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर याद रखिए कैबिनेट के चीफ होते हैं, जो हमारा मंत्रिमंडल होता है उसके चीफ होते हैं, लेकिन वो भी निर्णय डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं। मोदी साहब चाहें तो इमरजेंसी नहीं लगवा सकते हैं, उनको अपने मंत्रिमंडल कैबिनेट में जाके बोलना पड़ेगा, सिफारिश करना होगा कि देखिए ऐसी प्रॉब्लम है, चाइना हम पे हमला कर दिया है, इमरजेंसी लगवा दें। तो जब 2/3 लोग बोल देंगे हाँ परिस्थिति गड़बड़ हो गई है, इमरजेंसी लगा देना, तभी लगेगा। तो शक्तियों का आवंटन जो हिंदुस्तान में हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट्स और आर्टिकल्स के अंतर्गत, वो बहुत सोच समझ कर किया गया है। आगे क्या कहते हैं, 1975 द प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी एडवाइज द प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम इमरजेंसी विदाउट कंसल्टिंग हर कैबिनेट। देखिए हमने कहा ना कि वो जो इंदिरा गांधी बहुत पावरफुल, एकदम कद्दावर नेता थी, एकदम शक्तिशाली, सुपर पावर, सुप्रीम, उनको मतलब कहते नहीं हैं आयरन लेडी का खिताब तो उनको दे देना चाहिए था, हम सही बता रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कैबिनेट से पूछा ही नहीं 1975 में, डायरेक्ट चली गई कि इनके पास, प्रेसिडेंट के पास। क्योंकि देखिए कैबिनेट में जब 2/3 से वोट पास होगा तो वो जाएगा किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट उस पर सील लगाएंगे और सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद वो बिल पास होगा, तभी वो चीज लागू होगा। तो ये इंदिरा गांधी ने क्या किया था 1975 में, वो डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास चली गई, बोली इमरजेंसी लगा दो, और डायरेक्ट आपातकालीन का घोषणा कर दिया गया था। द कैबिनेट वॉज इन्फॉर्म्ड ऑन द प्रोक्लेमेशन आफ्टर इट वॉज मेड। जिस समय में वह मतलब आपातकाल घोषित कर दिया गया, उसके बाद मंत्रिमंडल को पता चला कि अरे देश में तो इमरजेंसी लग गया है भाई। द कैबिनेट वॉज इन्फॉर्म्ड। उसके बाद क्या है, The 44th Amendment Act of 1978 introduced the safeguard of the eliminate any possibilities of the Prime Minister along with taking a decision on this regard। उसके बाद क्या, 1977 का 44वां संविधान संशोधन में क्या हुआ कि इस चीज को बदला गया कि सिर्फ प्रधानमंत्री के निर्णय से ही सब कुछ नहीं होगा। सबसे पहले प्रधानमंत्री उसको जा करके लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त मीटिंग होगा उसमें इस चीज को संविधान मतलब सिफारिश को रखा जाएगा। उसके बाद जब यह बहुमत से पास होगा उसके बाद जाएगा प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट का दिमाग घूम गया, वो बोल दी कि नहीं पास होगा, तो नहीं भी हो सकता है। लेकिन ऐसा केस जो कि लोकसभा राज्यसभा से पास होकर के प्रेसिडेंट के पास जा रहा है, तो आपको बताएं तो ना वीटो पावर जो होता है, तो वीटो पावर के अंतर्गत वो चाहे तो सिर्फ मनी बिल को चाहे तो कह रहा हूं कि मनी बिल को ही उनको सिर्फ पास कर मतलब रिटर्न करने का शक्ति नहीं होता है। अन्य जितने भी बिल होते हैं उनको चाहे तो रिटर्न भी कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट के पास इतनी पावर रहती है उसमें। तो क्या कहते हैं, यहां पर कहा गया कि 44वां संविधान संशोधन क्या किया था, ठीक है टाइम हो गया, ठीक है समझ रहे हैं, 2 मिनट और रुक जाओ जी प्लीज, कंप्लीट, हम यहाँ कंटेंट कंप्लीट कर रहे हैं। तो 1948 का जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी में इस बात को ला दिया गया कि प्रधानमंत्री सिर्फ चाहे तो राष्ट्रपति के साथ मिल करके उनके पास सिफारिश दे करके डायरेक्ट राष्ट्र में इमरजेंसी नहीं डाल सकती है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उनको कैबिनेट से भी जा करके संपर्क करना पड़ेगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट डे हम लोग अगले दिन नए कंटेंट के साथ आएंगे और आपको इस